नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कुचमन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी ये क्लास तीसरी रहेगी। दोस्तों, क्लास थर्ड रहेगी। इससे पहले हमने 2 क्लासें देखी थी जिनकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों क्लास थर्ड है, इसके अंदर हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। क्लास सेकंड के अंदर हमने देखे थे CL हल और थॉर्नडाइक के सिद्धांत देख लिए थे, अधिगम के सिद्धांत है वो। अब आगे की जो सिद्धांत है वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों, जो ये क्लास है वो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, चाहे आप सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, फर्स्ट सेकंड ग्रेड दोनों हो, या HM हो, DSSSB हो, या फिर KVF, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और शॉर्ट के अंदर आपको नोट्स भी बनाने का मौका मिल जाएगा। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें और पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना और साथ में शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या कहता है बांडुरा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा है। बात की जाए दोस्तों बांडुरा, तो बांडुरा कहां के निवासी है? कनाडा के। तो याद रखना है दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा है और निवासी कनाडा के हैं। इनका जन्म हुआ था 1925 में, 4 दिसंबर 1925 को इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। और इन्होंने जो ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये कब दिया था? 1977 में। तो दोस्तों, ये 4-5 बातें आपको बहुत याद रखने योग्य है दोस्तों, कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। निवासी कनाडा के अल्बर्ट बांडुरा का जन्म 1925 में हुआ और जो ये सिद्धांत दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये 1977 में दिया था। आगे देखते हैं बांडुरा द्वारा किए गए प्रयोग। तो बांडुरा ने प्रयोग किस पर किया था? बेबी डॉल, जो बॉबी डॉल नहीं आती है क्या दोस्तों खेलने की छोटे बच्चों की, उस पर, और जीवित जोकर जो फिल्म है उस पर, 2 पर किया था, बेबी डॉल और जीवित जोकर पर। आगे हम देखते हैं सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में अगर समझे कि जो हम समाज को देखकर करते हैं वो ही क्या है? सामाजिक अधिगम है दोस्तों। समझ गए होंगे कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं समाज के अंदर, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हैं समाज के अंदर, समाज के जो व्यवहार है, जो अपनाए गए व्यवहार है वो ही हम अपनाते हैं, ये भी हम समाज को देखकर। और जो अमान्य, जो समाज स्वीकार नहीं करता है, वो व्यवहार हम भी नहीं रखते हैं, तो ये भी क्या है? एक सामाजिक अधिगम है दोस्तों। तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम का मतलब है कि समाज जैसा कर रहा है वैसा ही अगर हम अपने जीवन में करने लग जाते हैं तो यही सामाजिक अधिगम होता है दोस्तों। समझ में आ गया सभी के? तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक बात लिखी गई है, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। तो ये तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जैसा समाज कर रहा है वैसा ही उसका अनुकरण करके हम अगर सीखते हैं तो उसको इस सामाजिक अधिगम कहते हैं। मतलब जो ये सिद्धांत है ये अनुकरण पर बल देता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों, बांडुरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए। अब ये पद कौन कौन से हैं दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन पदों से क्वेश्चन सीधा बनकर आता है, वो बता देता हूं पहले कि बांडुरा ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं बताया। आपको क्या करेंगे, इसको हटा के 3 पद दे देंगे, अवदान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, और जो पुनर्बलन है इसकी जगह परिवर्तन दे देंगे या कुछ भी शब्द दे देंगे। तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं बांडुरा ने अपने सिद्धांत में जो 4 पद बताए उनके बारे में। पहला पद क्या बताया था? अवदान। अब दोस्तों अवदान है क्या? ध्यान से देखें, एक बार इस लाइन को पढ़ें। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। जो मॉडल बनाते हैं हम दोस्तों,
वो क्या होता है, उसका कैसा होना चाहिए, आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए, जिससे जो निरीक्षण करता है वो उसका ध्यान है वो अपनी ओर क्या कर सके, खींच सके दोस्तों। और इसी बात को आप समाज के अंदर लागू कर सकते हो। कैसे कि अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो अच्छा होगा, आकर्षक काम होगा, लोकप्रियता आपको उससे मिलेगी, रोचक काम होगा तो लोकप्रियता भी मिलेगी और उससे आप सफल भी होंगे, जिससे जो पूरा समाज है उसका ध्यान आप पर आ सकता है। यह है अवदान दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों धारण। 2 नंबर का जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत के जो पद बताए थे, 2 नंबर का पद है धारण दोस्तों। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो व्यक्ति जो व्यवहार होते हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में एक तो प्रतिमानों के रूप में, दूसरा है शाब्दिक वर्णन के रूप में, यानी शाब्दिक हर एक शब्द का वर्णन के साथ उनको क्या करता है, अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है। यही होता है दोस्तों धारण, हर चीज को धारण करना। समाज कैसा कर रहा है वैसा का वैसा आप धारण करते हो। नेक्स्ट है पुनः प्रस्तुतिकरण। 3रा पद है पुनः प्रस्तुतिकरण। क्या है, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। बहुत अच्छा है। अब कैसे दोस्तों कि आप अभी क्लास देख रहे हो, आप टॉपिक देख रहे हो, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ रहे हो और देख रहे हो, समझ रहे हो, और जैसे ही क्लास खत्म होगी इसको एक बार फिर आप रिवीजन करोगे इसका, तो यही होगा पुनः प्रस्तुतिकरण, शॉर्ट में समझ में आने का तरीका। जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे हम पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी एक बार फिर उसको पढ़ेंगे। जैसा समाज कर रहा है उसको हम ध्यान से ग्रहण करेंगे और फिर वैसा ही हम करेंगे। यही होता है पुनः प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है 4 नंबर का है हमारा, अंतिम है जो पद है वो है पुनर्बलन। बहुत अच्छा है दोस्तों ये भी। जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है। और पुनर्बलन का मतलब भी यही होता है कि अगर आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो आप उस कार्य में, उस व्यवहार में लग जाते हो, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा किसी भी कार्य से, किसी भी व्यवहार से, तो आप उस कार्य को, उस व्यवहार को दोबारा नहीं करोगे। जो भी आप इसको भी समाज पर लागू कर सकते हो। अगर समाज से आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा किसी व्यवहार से, तो आप उस व्यवहार को करोगे, और समाज में किसी व्यवहार से आपको नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस व्यवहार को आप नहीं करोगे। आगे देखते हैं दोस्तों बांडुरा ने आगे और क्या बताया है। बांडुरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। कौन कौन सी क्रियाएं? 3 क्रियाएं हैं दोस्तों, ये भी साथ में देख लेते हैं। पहली है स्वह नियंत्रण, दूसरी है स्वह निर्देशन, और तीसरी है स्वह पुनर्बलन। तो 3 क्रियाएं, 3 भाग, जिनसे जो व्यक्ति होता है वो समाज के अंदर अपने आप को संतुलित रखता है। तो बांडुरा के नियम है जिसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसके अंदर उसने 3 क्रियाएं बताई है। पहला है स्वह नियंत्रण। स्वह नियंत्रण है दोस्तों, इसके भी 3 भाग होते हैं स्वह नियंत्रण के। पहला है स्वह निरीक्षण, अपने आप को व्यवहारों को देखकर निरीक्षण करना। जो स्वह निरीक्षण हो या स्वह निरीक्षण हो, जो व्यवहार हो रहे हैं समाज के अंदर, उनको देखकर अपने आप को क्या करना? निरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण करना। दूसरा है विवेकपूर्ण निर्णय, समाज के अंदर जो व्यवहार होते हैं उनको देखकर अपने आप पर विवेकपूर्ण निर्णय करना। तीसरा है स्वह अनुक्रिया, समाज में जो व्यवहार होते हैं उनको देखकर, उन पर ध्यान देकर अपने आप की जो अनुक्रिया होती है वो खुद की क्रिया करना, अपने आप की क्रिया करना। यह हो गया स्वह नियंत्रण। नेक्स्ट है दोस्तों स्वह निर्देशन। अधिगमकर्ता स्वह निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझने लायक बात है। क्या कहा है उसने? अधिगमकर्ता मतलब आप, स्वह निर्देशन द्वारा, स्वह निर्देशन के द्वारा आप अपने व्यवहार को निर्देशित करने की
प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हो। अपने व्यवहार को आप निर्देशित करने की जो प्रभावी युक्ति है, स्व निर्देशन है, अपने आप का निर्देशन, खुद हर चीज को समझकर काम करोगे, यही होता है स्व निर्देशन दोस्तों। और तीसरा है स्व पुनर्बलन। स्व पुनर्बलन होता है नकारात्मक तथा सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। सही बात है दोस्तों, व्यक्ति है जो नकारात्मक हो या सकारात्मक पुनर्बलन हो, इन दोनों के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार है उनको निर्देशित कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था, सकारात्मक पुनर्बलन से व्यक्ति उस व्यवहार की ओर जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन किसी व्यवहार से मिलेगा तो उससे दूर हटता जाएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व है। तो दोस्तों जो बांडुरा का नियम है, सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों। तो चलते हैं सामाजिक महत्व की ओर। पहला है दोस्तों, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करेगा। पहला है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि जो शिक्षक होता है वो छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान या मॉडल प्रस्तुत करे। दूसरा है बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दे। जो शिक्षक है वो छात्रों के सामने जो बुरे है, बेकार है, वो व्यवहार उपस्थित ना होने दे। तीसरा है स्व नियंत्रण की विधि अपनाए, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, स्व नियंत्रण की विधि जरूर अपनाएं दोस्तों, अपने आप का नियंत्रण जरूर रखें। और चौथा है दोस्तों, अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी है दोस्तों, आपके लिए भी है। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर, एक तो आपका विश्वास बढ़ाने वाला अध्यापक है, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाने वाला संदेश, अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर। अब आप पर भी लागू कर लो कि आपका पड़ोसी अगर क्या लग जाता है, रीट में सीटेट क्लियर कर लेता है, सेकंड ग्रेड टीचर बन जाता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाता है, केवीएस में लग जाता है, तो उनकी सफलताओं को आपको दिखाया जाए जिसमें आप में भी जोश आता है कि मैं भी इस बार लगूंगा। स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों बांडुरा का सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व है दोस्तों। और यह था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों। कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक और शेयर दबाकर कर देना। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आए तो वो लाइक करे बिना वापस ना जाए दोस्तों। आगे हम देखेंगे क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, और हर एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलता रहता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से देखने लायक चीज है ये। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत, जितना इसको हार्ड समझा जाता है उतना ये सिद्धांत है वो हार्ड नहीं है दोस्तों, सिंपल सिद्धांत है। आपको बस ध्यान देना है। अभी देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका प्रतिपादक कौन है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है B.F. स्किनर दोस्तों। कौन है? B.F. स्किनर। कहां के हैं? USA के हैं दोस्तों। सन 1938 में यह सिद्धांत दिया था और प्रयोग किया था दोस्तों। 1938 में तो चूहे पर किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा इससे कि क्रिया प्रसूत जो अधिगम का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसके प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? B.F. स्किनर। दूसरा आएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कब दिया गया? 1938 में। तीसरा आएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किस पर किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको यहां लगे कि स ऑप्शन में ए व ब सही है, जिसमें ए में चूहे हैं, बे में कबूतर है, स में ए व ब दोनों है, तो आपको स करना है। अगर आपको चूहे को छोड़कर कबूतर कहीं नहीं दिया गया और ए व ब का मिश्रित ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको चूहे ही ऑप्शन सही करना है। और अगर चूहे का ऑप्शन में ही नहीं हो तो आपको क्या करना है?
कबूतर का करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रही है कि मैंने कुछ एग्जामों में देखा है कि यह भी पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, उसके अंदर कबूतर पर प्रयोग कब किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो याद रखना 1943 में किया गया था। ये दोनों प्रयोग कब किए गए थे यह भी आपको याद रखना है। आगे एक लाइन लिखी गई है, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो हमने थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम पढ़ा था दोस्तों, उसी के नियम पर यह सिद्धांत है, जो क्या है, उसी सिद्धांत पर यह आधारित है दोस्तों। और दोस्तों जो ये सिद्धांत है बीएफ स्किनर ने, बुरस फ्रेडरिक स्किनर है इनका पूरा नाम दोस्तों, और 1938 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रतिपादित किया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, क्योंकि स्किनर है, इनके बारे में, इनकी बुकों के बारे में भी नाम पूछा जाता है। तो दोस्तों स्किनर की बुकें हैं, उनका भी मैं नाम बता देता हूं आपको। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर्स, दूसरी है द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दो बुकें, इनके बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह दो प्रकार का व्यवहार स्किनर के अनुसार कौन सा है यह देख लेते हैं दोस्तों। स्किनर ने अपने ही आधार पर बताया था कि जो प्राणी होता है वो सीखते समय दो प्रकार का व्यवहार करता है। कौन कौन सा व्यवहार करता है दोस्तों, यह हम देखते हैं। तो पहला, एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार या ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि पहला व्यवहार है जिसके अंदर उद्दीपक को जानकारी होती है। उद्दीपक की क्या होती है, जानकारी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रियात्मक व्यवहार। ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया या प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। दूसरी है, दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। पहले में तो जानकारी होती है उद्दीपक की, लेकिन दूसरे में जानकारी नहीं होती है। इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में दे देंगे प्रकाशित, चार ऑप्शन है जो आपके सामने रख रहा हूं, प्रकाशित अनुक्रिया, निर्गमित अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया, अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया। ये चार ऑप्शन है। और प्रश्न क्या है कि एक प्रकार के व्यवहार में किस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इनमें से निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है। तो किस में होती है, प्रकाशित अनुक्रिया में होती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों जितना आपको वीडियो और यूट्यूब पे देख लो, ऑफलाइन क्लासों में देख लो, जितना अधिक मटेरियल दिया जा रहा है उतना मटेरियल मैं नहीं दूंगा, मैं शॉर्ट स्वीट दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। और कोई एक भी लाइन अगर बच गई तो जल्दी प्रश्नोत्तरी हर टॉपिक वाइज रहेगी, उसके अंदर वो भी मैं शामिल कर दूंगा। तो ड्रॉ मत, तैयारी करो, हर एक चीज को कॉपी के अंदर नोट कर लो। ये नोट्स है, अपने आप है, और जल्दी इनकी मैं आपके सामने बुकलेट भी लॉन्च कर दूंगा। जो इन मेरी ये साइकोलॉजी इसकी बुकलेट है वो आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसको भी आप अपने आप खरीद सकते हो दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, स्किनर का मत है यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित बल प्रदान कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। क्या लाती है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। अब दोस्तों यहां पर है कि आपको मैं पूरी थ्योरी बताऊं। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग कैसे किया, स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग कैसे किया, स्किनर ने और क्या सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, क्या क्या बताया, वो सभी बताऊं। इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ये सिद्धांत प्रभाव के नियम पर, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों ये चीजें अगर मैंने पूरी बताने बैठ गया तो कम से कम आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा खराब हो जाएगा हर एक सिद्धांत में। जबकि मेरे को पता है ये चीजें आप सभी ने बहुत बार पढ़ रखी है, सभी को पता है कि किस बॉक्स में चूहे को कैद किया था, क्या उसका था, क्या उसने लीवर पर पैर रखा और लीवर दबाने के बाद उसको भोजन मिला। तो ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों,
अब आपको वही बतानी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा क्या है। स्किनर का पहला मत क्या था दोस्तों? स्किनर का मत है यदि इस प्रकार की अनुक्रियाओं को पुनर्बलित बल प्रदान कर दिया जाए तो यह बलवती हो जाती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। दोस्तों नोट, स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों कैसे? दोस्तों आप तैयारी तो कर रहे हो शिक्षक की, और अगर आप ग्राम सेवक बन गए तो आपके सामने क्या है दोस्तों? बिना उद्दीपक अनुक्रिया हुई है आपकी, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते थे और ग्राम सेवक बन गए। तो क्या आपने पहले उद्दीपक चुना था ग्राम सेवक का? नहीं, यह भी ध्यान रखना है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को आरएस में परिवर्तन कर दिया। यह इंपॉर्टेंट चीज है, एसआर को आरएस में परिवर्तन किया था स्किनर ने, और याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है। दोस्तों क्या की जा सकती है? पूछी जा सकती है एसआर। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। फिर हम आगे है शैक्षिक महत्व, जो स्किनर का नियम है इसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? तो शैक्षिक महत्व में पहला है अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। जो अवांछित व्यवहार है उन्हें अगर हम नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो क्या है? कम कर दिए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है अध्यापक छात्रों में वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। वांछित व्यवहार, अच्छे व्यवहार है, उनको अगर शिक्षक क्या करें? उन विद्यार्थियों को पुरस्कार दे, प्रशंसा करे, प्रोत्साहन बढ़ाए, तो उन व्यवहारों को वो दोबारा भी करवाने की इच्छा रखेगा विद्यार्थी। नेक्स्ट है विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। कोई भी कार्य किया और तत्काल उसको पुनर्बलन मिल गया तो विद्यार्थी उस कार्य की और उसको आगे करने की सोचेगा। दोस्तों शिक्षार्थी को परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। जो परिणाम होता है वो जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए। अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे सीधा क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन से, रट लो इस लाइन को। अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में अगर पुनर्बलन देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं उपनाम। तो दोस्तों स्किनर के नियम के उपनाम भी देख लेते हैं हम। उपनाम क्या है दोस्तों? उपनाम है, पहला है दोस्तों आरएस का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? आरएस का सिद्धांत, और ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है व्यवहारिक सिद्धांत, चौथा है नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, और पांचवा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और दोस्तों ये उपनाम है ना, इनकी कोई आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो घोलकर पिलाई जा सके, इनको तो रटना ही पड़ता है दोस्तों। तो रट लो, आरएस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाक्कीय अभिकर्मित अनुदेशन, मैथमेटिक व अवरोधी अभिकर्मित अनुदेशन, इनके बारे में दोस्तों। तो एक रेखीय, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इनसे सीधा क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, शाक्कीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है। तो यही याद रखना है। पहले बात कर लेते हैं एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक है बीएफ स्किनर ने और प्रतिपादन किया था 1952 में। ये दो चीजें रट लो, इनको, इनसे ही क्वेश्चन सीधा आएगा। नेक्स्ट है शाक्कीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक है नॉर्मन एंड क्राउंड, नॉर्मन ए क्राउंड, सन 1960 में इसका प्रतिपादन किया था। तो एक रेखीय बीएफ स्किनर, शाक्कीय अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन एंड क्राउंड। नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिकर्मित अनुदेशन, इसके प्राप्त जो प्रतिपादक है वो थॉमस एफ गिलबर्ट, थॉमस एफ गिलबर्ट,
और सन 1962 में इसका प्रतिपादन किया था। नोट, भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में 1969 में किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? तो स्किनर के प्रयोग का। तो दोस्तों ये थे आज के हमारा जो 2 सिद्धांत थे वो। दोस्तों कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का भाग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।